जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। मोहतरम स्कॉलर्स, आपको इल्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लेक्चरर उर्दू और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू और एसएससी उर्दू की तैयारी कर रहे हैं। और इस तैयारी में जो बुनियादी चीज़ें हैं वो हम सब की जो संजीदगी है वो है, और इसके साथ हम सब की जो मेहनत है वो आपके काम आने वाली है। मैं पहले दिन से यही कह रहा हूँ कि अपना जो ज़ाती मुताला है उसको बढ़ाएं और मुख्तलिफ़ किताबों को अपनी नज़रों से गुजारें। साबका पर्चा जात की रोशनी में आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा आपके लिए आसान होंगी। और यहाँ पे हम उर्दू का ये इतना बड़ा ज़ख़ीरा है कि अगर हम एक एक चीज़ को भी पढ़ना शुरू करें तो बहुत हद तक हम उसको बहुत मुश्किल पढ़ेंगे, क्योंकि ये कोई छोटी चीज़ें नहीं हैं। मगर हमें टेस्ट के लिए एक डायरेक्शन मिल जाना और टेस्ट के लिए एक टू द पॉइंट एक हमें माहौल मिल जाना, ये सबसे बुनियादी ज़रूरत है कि हमने इन चीज़ों को लेके कैसे चलना है। सो आपके लिए एक आइडियल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में उर्दू लाजमी है उसको पढ़ें और उनके मुसन्निफ़ीन के हालात पढ़ें। इसके साथ साथ आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में इख्तियारी उर्दू जो है उसको पढ़ें, और उसके बाद आप बीए की जो उर्दू है उसको भी पढ़ें, और साथ में फिर हम जाए एमए लेवल पे। जब हम इस लेवल की तैयारी करते हैं तो फिर हमारी तैयारी एक बुनियादी लेवल की तैयारी होती है। ये मत समझिए कि इन क्लासेस में आपने पढ़ लिया और अपना मुताला ना किया तो आप कामयाब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम आपको 80% वो चीज़ें पढ़ाते हैं जो टू द पॉइंट चीज़ें हैं, आपको पास करने वाली हैं। मगर फिर भी जब तक आप लोगों का मुताला नहीं होगा, जब तक आप लोग नहीं पढ़ेंगे, उस वक़्त तक कामयाबी नहीं मिलेगी। और इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीक में ये लेक्चर रिकॉर्ड लाइव होंगे। उसके बाद जितने भी लेक्चर्स होंगे वो हमारे सारे लेक्चर रिकॉर्ड होंगे और रिकॉर्डिंग करके वो आपको भेजे जाएंगे, और हफ्ते में 2-3 टेस्ट होंगे, लेक्चर्स होंगे, जनरल नॉलेज होगा। हमने पूरा वीक आपको इंशाल्लाह ताला वर्क पे लगाना है। तो ये एक जिम्मेदारी के साथ हमने काम लेके चल रहे हैं और जिम्मेदारी के साथ ही आगे बढ़ना है, क्योंकि उर्दू एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और हमें बहुत ज़्यादा क्लासेस इस पर लेनी पड़ेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसके मुताबिक आप मुताला करें। आजकल आपके जो सब्जेक्ट का उन्वान जो है वो आपको हमने कल भी बता दिया था, वो है अफसानवी नसर और ड्रामा। ठीक है, अब नसर और ड्रामा ये है हमारा जो सब्जेक्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, और इसमें हम आगे चीज़ें पढ़ेंगे मज़ीद। असनाफ़े नसर, इसनाफ़े नसर जो है वो भी हमने अभी पढ़नी है। तो इससे पहले हम अभी सिर्फ जो मारूफ शख्सियात है जिनके बारे में हर सूरत आपको टेस्ट में सवालात आते हैं, उनके नावलों के बारे में, उनके अफसानों के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी खिदमात के बारे में, उनकी तारीख़ पैदाइश के बारे में हम वो आपको बताते जा रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि ये सवाल नहीं आएगा या वो नहीं आएगा। देखिए, पूछने वाला हमसे क्या पूछेगा इसका अंदाज़ा मुझे और आपको नहीं है, मगर जो एक रवायत चल रही है, जो हम प्रीवियस पेपर्स को देखते हैं, उसके मुताबिक जो हम कर रहे हैं वो आपके सामने हम आपको ऐसा ऐसा पेश कर रहे हैं। तो अभी कल हमने तकरीबन 4 से 5 जो नसर निगार हैं उनका तारुफ पेश किया था। मज़ीद 4 का तारुफ आज पेश करने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद मज़ीद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम 4-5 उनका तारुफ पेश करके इसके साथ फिर जो हमारा शुरू हो जाएगा वो असनाफ़े नसर हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस पे कवर करते जाएंगे और साथ ही आपका इसमें टेस्ट होगा। तो अब आप जो आज हमने पढ़ना है वो बड़ी मारूफ एक शख्सियत है, खतीजा मस्तूर। अब खतीजा मस्तूर जो है ये आपके नसर निगारों में एक बड़ा नाम है, और खतीजा मस्तूर जो समझी जाती है उनका एक मारूफ जो नावल है, उस नावल से उनकी शोहरत बहुत ज़्यादा है, और वो नावल भी आप जानते हैं, और आप सबको उस नावल के मुख्तलिफ किरदारों के बारे में इल्म होना चाहिए।
उस नावल के मुख्तलिफ जो किरदार हैं और उनके जो फर्जिए नाम हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये कब होगा कि जब हम उसको पढ़ेंगे, जब हम उसको सीखेंगे। तो इंशाल्लाह क्लास के बाद आंगन नावल जो है वो आज पढ़ने के लिए आपको भेजा जाएगा, आपने उसको ज़रूर पढ़ना है। सबसे पहले मैडम खदीजा मस्तूर नावल निगार जो हैं वो 1927 में लखनऊ में पैदा हुई। बेसिकली ये एक बलसा बरेली शहर के करीब एक इलाका है, मगर ये लखनऊ ही हम उसको कह सकते हैं कि लखनऊ में 1927 में पैदा हुई हैं। यूसुफ जई ख़ानदान में, यूसुफ जई ख़ानदान से इनका ताल्लुक है। वालिद का नाम तहवर अली, इनके वालिद का नाम तहवर अली। एक टेस्ट में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद का नाम पूछा हुआ था। सो पूछने वाला क्या पूछेगा ये उसकी मर्जी है, हमें उसकी तैयारी करनी है और वो एक अच्छी तैयारी करनी है। यहां तक आपको समझ आ रहा है। अब इन्होंने 1936 में बाकायदा स्कूल का आगाज किया। वालिद की वफात के बाद इनकी कफालत की है इनके मामू ने। उनकी वफात के बाद फिर जो है मुख्तलिफ जगहों से इनकी कफालत हुई और इसके बाद जो है खदीजा मस्तूर ने 1942 में लिखने का आगाज किया। लिखने का आगाज कब हुआ? 1942। ये जब आप किसी की जिंदगी को पढ़ते हैं ना तो एक तरतीब बना लिया करें, पैदाइश से लेकर आगे उसके लिखते जाएं। ये नोट्स आप खुद बनाएंगे, ये नोट्स आप खुद पढ़ेंगे, आपको आसान होगा, आपको चीज़ें याद रहेंगी, भूलेंगी नहीं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ें हम जिक्र करते हैं जब आप हाथों से लिखेंगे तो फिर चीज़ें इंशाअल्लाह ताला वो महफूज होती हैं। इब्तदाई कहानियाँ ख़याम और आलमगीर नामी जरायद में आप लिखती रही हैं। इब्तदा में जो एक कहानियाँ लिखती रही हैं वो किन में? एक ख़याम, एक रसाला है और दूसरा है आलमगीर नामी जरायद और रसाइल में आप लिखती रही हैं। उसके बाद पाकिस्तान के बनने के बाद ये पाकिस्तान में तशरीफ़ लाई और 1950 में 1950 में ये अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के सेक्रेटरी बनी। 1950 में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन तहरीक जो है उसके सेक्रेटरी बने हैं। और इसके बाद इनकी शादी हुई है मारूफ अफसाना निगार, मारूफ अफसाना निगार। कौन सी शख्सियत है? वह है ज़हीर बाबर। इनसे इनकी शादी हुई है, ये एक बड़े मारूफ अफसाना निगार है। इसके बाद इन्होंने खदीजा मस्तूर ने बाकायदा तौर पर अपने उस नावल पे काम शुरू किया जो नावल लिखा गया 1962 के अंदर और आज भी दुनिया के अंदर वो बड़ी शोहरत दवाम रखता है। उस नावल का नाम है आंगन। इस एक नावल की वजह से खदीजा मस्तूर दुनिया के अंदर पहचानी जाती है और ये 1962 में लिखा गया है। शाया 1964 में हुआ है, ठीक है। 1962 में ये लिखा गया, 1964 में ये शाया हुआ। कुछ तरीकों में अगर इख्तलाफ हो तो उसको मज़ीद कन्फर्म किया जा सकता है। अब इसके अलावा इनके जो अफसानों के मजमूए हैं, देखें यहाँ पे आपने दो तीन चीज़ें याद रखनी होती है। एक, लिखा कब गया, शाया कब हुआ, आंगन है क्या, नावल है, अफसाना है, ड्रामा है, ये चीज़ें हमें याद रखने वाली होती है। सो ये आंगन नावल है और 1962 में लिखा गया, 1964 में ये शाया हुआ। और इस नावल को जो एक अदबी बड़ा अवार्ड है आदमजी अवार्ड, आदमजी अवार्ड, ये अदबी अवार्ड है, उर्दू पे दिया जाता है। तो ये अवार्ड जो है इस नावल लिखने पे ये इनको ये अवार्ड दिया गया। इसके अलावा खदीजा मस्तूर के अफसानों का मजमुआ खेल, यहाँ पे कुछ सुनते जाएं, अफसानों का मजमुआ उनका क्या नाम है, खेल। ये 1944 में शाया हुआ। ये सिर्फ याद रख लें कि खेल अफसानों का मजमुआ है, आंगन ये नावल है। 1944 में खेल, 1946 में बौछार, ये भी एक अफसानों का मजमुआ है। और ऐसे ही
चंद रोज और 1951 में शाया हुआ। चंद रोज और ये 1951 में हाजरा खतीजा मस्तूर के 1964 में ये आपको बता दिया कि आंगन शाया हुआ। और आखिरी तसनीफ जो है जो कि इनकी वफात के बाद वफात है इनकी 1982 में इनकी वफात है। और इनकी वफात के 5 साल बाद यानी कि 1987 में इनका जो आखिरी नावल है वो है ज़मीन। ये आखिरी नावल जो है ज़मीन ये शाया हुआ। अब ये खतीजा मस्तूर की ज़िंदगी के हवाले से और उनकी खिदमात के हवाले से जो बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही हैं। हम इनका तारफ़ मुख्तसर मगर जामे अंदाज के अंदर करते हैं क्योंकि इनके अंदर आपके सवालात हैं। और उर्दू में मैं जितनी भी आपको शख्सियात पढ़ाऊँगा, कोई भी शख्सियत ऐसी नहीं है जो नुमाया ना हो, जो मारूफ ना हो। ठीक है, तो इस लिहाज से इसमें सिर्फ ये चीज़ें इसमें याद रखने वाली होती है। अब यहाँ पे आपका जो एक काम है वो पढ़ने वाला है, उस पर थोड़ा बहुत मैं जिक्र करता हूँ मगर उस पर मज़ीद हमें तसल्ली के साथ पढ़ना चाहिए। वो है इनका नावल जो है आंगन। आंगन आपने पढ़ना है और इसका मुख्तसर तारफ़ के तौर पर मैं आपको इंशाअल्लाह ताला उसका वो शेयर भी कर दूँगा। आंगन जो है अव्वलीन नावलों से ही खतीजा मस्तूर जो है वो मारूफ हुई, चूँकि इन्होंने हकीकत निगारी पे इन्होंने बड़ा काम किया। सादा निगारी इस पे नज़र आती है, माहौल मुआशरे के मुतवसत तबके पे इन्होंने ये लिखा है। और यहाँ पे एक मरकज़ी किरदार है आंगन का, वो है आलिया। आलिया जो है ये मरकज़ी किरदार इस नावल का। और इसमें एक और किरदार है सफदर का जो कि आलिया के फूफीजाद हैं। ठीक है, और आलिया के वालिदैन को पाल पोस के बड़ा किया था। इसके साथ ही तहमीना का किरदार भी है। इसरार मियाँ आलिया के अब्बा हैं, उनका किरदार है। और ऐसे ही जो शमीमा है आलिया की चचाजाद बहन, और ऐसे ही जमील भैया हैं बड़े चचा के बड़े। तो इस तरह ये मुख्तलिफ जो किरदार है ना, ये आपको नावलों में याद रहने चाहिए क्योंकि इसमें पूछा जाता है टेस्टों में कि आलिया या आंगन के मरकज़ी किरदार कौन सा है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आंगन की जो तफासील हैं वो इंशाअल्लाह ताला क्लास के बाद आपके सामने होंगी, आपने उसको ज़रूर पढ़ना है। यहाँ तक एक मुख्तसर मगर जामे अंदाज के अंदर जो है अफसानवी नसर और ड्रामा में नसर निगारों का तारुफ हम करवा रहे हैं अभी, और उस तारुफ में आपको बताया आज हमने खतीजा मस्तूर का। अब हम जिक्र करते हैं, बड़ी मारूफ शख्सियत है मुंशी प्रेमचंद। हिंदू हैं, बड़े मारूफ हैं। और मुंशी प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय, कलमी नाम है प्रेमचंद। ज़िला बनारस भारत के एक कस्बे के पांडेपुर के गांव में पैदा होने वाले मुंशी प्रेमचंद 1880 में पैदा हुए। 1880 में पैदा हुए। वालिद का नाम था मुंशी अजायब लाल। वालिद का नाम था मुंशी अजायब लाल। ये एक महकमा डाक खाना में एक मामूली क्लर्क थे, एक मुलाजमत करते थे। अब मुंशी प्रेमचंद को फारसी और उर्दू से लगाव शुरू से था और उन्होंने फारसी और उर्दू सीखी। 15 साल की उम्र में जब वालिद का साया सर से उठा, उसके बाद आपने अपनी तालीम की तरफ कोशिश की और इसके बाद इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद प्राइमरी स्कूल में बतौर मुदर्रिस आप वहाँ पे पढ़ाते रहे। इसके बाद आपने प्राइवेट बीए किया। ये ज़िंदगी है ना इंसान की मुख्तलिफ मराहल से निकलती है। प्राइवेट बीए किया और बीए करने के बाद डेप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल इस पोस्ट पे काम किया। डेप्टी इंस्पेक्टर स्कूल इस पोस्ट पे काम किया और कई साल तक इस पे काम करते रहे। इस दौरान इसके बाद जो इनकी ज़िंदगी शुरू होती है वो है 1909 में, जो एक टर्निंग पॉइंट है।
1909 में इनकी अदबी जिंदगी का आगाज होता है और उसका आगाज जो है रिसाला कानपुर में मज़ामीन लिखने से होता है। रिसाला कानपुर। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये चीजें हमें भूल रही हैं या पहला पढ़ते पीछे भूल जाते हैं। ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2-3 दफा इन चीजों को रिवाइज करें, क्योंकि चीजें बार बार पढ़नी पड़ती। फिर 1-2 दफा उसको लिख लें। जब ये कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह चीजें भूलेंगे नहीं आपको। रिसाला कानपुर में आप मजमून लिखते थे, फिर आपका इसकी तरफ इतना रुझान हुआ कि आपने मुलाजमत छोड़कर अफसाना निगारी शुरू कर दी। अब अफसाना निगारी में फिर इन्होंने बेशुमार नावल लिखे और वही आपका जरिया माश था, वही आपका जरिया माश था। और ऐसे ही इनका नाम जो है अव्वलीन अफसाना निगार के तौर पर जाना जाता है। अव्वलीन अफसाना निगारों में इनका नाम मिलता है मुंशी प्रेमचंद का अव्वलीन अफसाना निगार। अब इनके मुख्तलिफ अफसाने बड़े मारूफ हैं। यहाँ पे कुछ इनके नावल भी हैं और कुछ अफसाने भी हैं। ये भी याद रखना है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ अफसाने और नावल में फ़र्क है, उस फ़र्क को जहन में रखना है। अब इन्होंने जो नावल लिखे हैं, अफसाने लिखे हैं, उसमें से आपको चंद एक अफसाने बताता हूँ। जैसा कि इनके अफसानों में एक चीज़ बड़ी अहम है और वो चीज़ है इनके अफसानों में उनका देहाती माहौल उन पर छलकता है। वो हिंदुस्तानी जो मुआशरत है उसको बयान करते हैं और हिंदुस्तान में रहते हुए वो बाहर की बातें भी नहीं करते, यानी कि अपने ही मुआशरे के जो आवाम खवास हैं और अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं उसको अपने नावलों में वो जिक्र करते हैं। अब इनके नावल जो अफसाने हैं, सोज़े वतन बड़ा मारूफ अफसाना है, प्रेम पचीसी ये बड़ा मारूफ है। ऐसे ही ज़ादे राह ये मारूफ है। वारदात ये मारूफ है। ऐसे ही अफसानों के मजमुए इनके बड़े मारूफ हैं। ये चंद एक बता रहा हूँ, कुछ मज़ीद इंशाअल्लाह ताला आपको शेयर कर दिए जाएंगे। इसके बाद अगर आप देखें तो इनके नावल हैं। अब नावलों में जो तफासील इनकी मिलती है वो इसार, ये अफसाने थे। अब नावल देखते हैं तो ये इसार प्रेमचंद का इसार जो है ये भी नावल है। और इसके साथ साथ हम अगला देखें तो इसमें बाज़ारे हुसन, गोदान और बेवा मैदान अमल, ये इनके अफसाने नावल हैं। अफसाने ये हैं, ये नावल हैं। अब इन्होंने अफसाने और नावल पे जो एक देहाती झलक नज़र आती है वो सबसे नुमाया नज़र आती है। और ऐसे ही अंग्रेज़ी अफसाने की जैसे कि इब्तदा एडगर एलन ने की है, तो उर्दू के अंदर ये समझा जाता है कि अफसाने की इब्तदा करने वाले मुंशी प्रेमचंद हैं। अफसाने की इब्तदा करने वाले मुंशी प्रेमचंद है। और आपने इनका एक मारूफ एक अफसाना आपने पढ़ा होगा जो है 9th क्लास के अंदर, ठीक है, पंचायत एक इनका सबक है और उसमें बड़े उम्दा अंदाज के अंदर इन्होंने उसका जिक्र किया है। तो इनका इस्लाही रुझान था जिसमें मुआशरती इस्लाह, ज़िंदगी के मसाइल का हल इन्होंने जिक्र किया था। इसके साथ साथ उसमें मुकामी रंग जो है वो नज़र आते हैं और उसमें ख़ास तौर पर खालिस हिंदुस्तानी रंग जो है वो नज़र आता है कि यहाँ पर रहकर वो बाहर की बातें नहीं करते। ये एक तरीका होता है कि किसी भी ये माइक सर, ये किसी भी शायर को पढ़ने का एक तरीका होता है कि उसकी खासियत क्या है, वो बात कैसे करता है और किसके बारे में बात करता है। तो इन चीज़ों को भी हमने बहुत उम्दा अंदाज के अंदर देखना है कि हकीकी ज़िंदगी की अक्कासी करने वाले जो है मुंशी प्रेमचंद है। अब इसके बाद एक शख्सियत है जिसका बड़ा मारूफ नाम है और जो पहचाने जाते हैं ग़ुलाम अब्बास के नाम से। अब ग़ुलाम अब्बास के नाम से पहचाने वाले जब भी नाम आता है तो हमें हमारे जहनों में अफसाने की एक इस्तिलाह जो है वो जारी हो जाती है। जी, अब हम देखते हैं ग़ुलाम अब्बास को।
11वीं के अंदर भी इनके इसबाक है। अब गुलाम अब्बास जो हैं इनकी पैदाइश 1909 में हुई है और वफात है 1982 में। अफसाना निगारों में एक मुनफरद मुकाम गुलाम अब्बास को हासिल है और अमृतसर में पैदा हुए हैं, लाहौर में इन्होंने तालीम पाई है। अदबी जिंदगी का आगाज जो किया है वो 1925 से, अदबी जिंदगी का आगाज 1925 से किया है। इसके बाद इन्होंने गैर मुल्की अफसानों के तर्जमे किए हैं। ये चीजें सुनते जाएं, गैर मुल्की अफसानों के तर्जमे इन्होंने किए हैं गुलाम अब्बास ने। 1928 में सैयद इम्तियाज अली ताज के जो वालिद हैं मौलवी मुमताज, सैयद इम्तियाज अली ताज के वालिद मौलवी मुमताज के इशाती इदारे इशात पंजाब से फिर ये वाबस्ता रहे हैं, मौलवी मुमताज के इदारे से। ये भी याद रखना है। इसमें 2 MCQs आपके हल हो रहे हैं कि जो नाना सैयद इम्तियाज अली ताज, उनके वालिद का क्या नाम था? मौलवी मुमताज। अब इसके बाद 1932 में ये फूल और तहजीब निस्वा, ये रिसाले थे, तहजीब निस्वा, इन रिसालों की इन्होंने इदारत की है। इसके बाद आप रेडियो से मुंसलिक हो गए और रेडियो के उर्दू रिसाले आवाज़ और हिंदी रिसाले सारंग के मुदीर रहे, यानी कि रेडियो में आए और रेडियो में भी आगे ये रिसाले रखते रहे, आवाज़ और सारंग हिंदी रिसाला। अफसाना निगारी की तरफ इनकी जब तवज्जो हुई और उसके बाद पाकिस्तान बना और पाकिस्तान आए और यहाँ पर फील्ड मार्शल जनरल मोहम्मद अयूब खान, आपको पता है उनकी एक मारूफ किताब है फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, ठीक है। इस किताब का उर्दू में तर्जमा करने वाले भी गुलाम अब्बास थे, इस किताब का तर्जमा करने वाले भी गुलाम अब्बास थे। तो अब इनके मजमूए कलाम को अगर हम देखते हैं, मजमूए कलाम, अब इसमें कौन कौन सा है? आंधी बड़ा मारूफ इनका है, जाड़े की चांदनी, जाड़े की चांदनी। अब ये जो इनका अफसाना है, इस अफसाने पे इनको 5000 रुपए, यानी कि 5000 का आदम जी अवार्ड, उर्दू का अवार्ड, एक अदबी अवार्ड वो मिला जाड़े की चांदनी पे। ये भी चीज़ आ जाती है कि गुलाम अब्बास को किस अफसाने पे उनको अदबी अवार्ड, आदम जी अवार्ड मिला था, तो ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा गुलाम अब्बास की जजीरा सुखन, ये एक किताब है जो कि काफ़ी पसंद की गई, और रुकने रस, ये इनके 3 अफसानों के मजमूए हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके जो नावलिट हैं वो गोंदनी वाला तकिया, 1953 में ये एक रिसाला था, कराची में किस्तवार ये शाया होता रहा। उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में इनका एक अहम किरदार है। ज़ुबान इंतहाई सादा, तेज़ो तुंदी वाली नहीं थी और ज़िंदगी के अफसाना निगार समझे जाते हैं, यानी कि ये वो अफसाना निगार थे जिनका नारा सियासी नहीं था, जिनका नारा जो है कोई अपना सियासी मकसद हासिल करना नहीं था। इनका नारा ज़िंदगी था और ज़िंदगी के बारे में लिखते थे, ना हुस्न जमाल के बारे में थे, ना इश्क की दास्तानें लिखते थे, मगर इसके बावजूद भी आपने जो किरदार पेश किए वो बहुत उम्दा पेश किए और ये किरदार इतने जानदार थे कि लोगों ने इनको बड़ा कबूल किया। और इसी तरह गुलाम अब्बास जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो एक अफसाना निगार की हैसियत से बड़े वाजे हुए। तो इस लिहाज से जो अफसाना निगार हैं इनको हमने देखना है। अब ये चीज़ें जो हम कर रहे हैं, यहाँ तक एक शख्सियत और है, उनके बारे में मैं अभी आपको सिर्फ बताने लगा हूँ। वो बड़ी मारूफ शख्सियत है, उनका तारुफ बड़ा मुख्तसर सा है,
ये बड़े नसर निगार हैं सर सैयद अहमद खान। उर्दू हो, एजुकेशन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप कह लें कि जैसे इमाम इब्न खलदून जो है वो हर सब्जेक्ट के लिए समझा जाता है, ऐसे सर सैयद अहमद खान ने बड़े सब्जेक्टों पे कमान हासिल की। सर सैयद अहमद खान बड़े नसर निगार थे और आपने काहलिया के चैप्टर पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर, उनके अंदर भी इनका ये सारे हालात ज़िंदगी जो है वो बयान हुए हैं। इनका बहुत ज़्यादा उर्दू के अंदर ये तय है कि आपको सर सैयद के बारे में 1 से 2 सवालात लाजमी आने हैं, ये तय है। अब आप इसको कैसे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, एजुकेशन के अंदर इनके बारे में तय है कि 2 सवाल पक्के आते हैं। सो हमें सर सैयद खान, सर सैयद के नाम से जुड़ी हुई एक तहरीक है जिसको हम कहते हैं तहरीके अलीगढ़, तहरीके अलीगढ़। अब ये तहरीके अलीगढ़ है, ये एक पूरा सिस्टम है जिस सिस्टम को हमने पहचानना है। 1817 में पैदा हुए, 1898 में ये वफात पा गए। 1817 में पैदा हुए, 1898 में वफात पा गए। और इसके साथ आपको पता है सर सैयद की जो खिदमात हैं वो कोई ढकी छुपी नहीं है। आपने एक स्पेशल टॉपिक लेना है कि सर सैयद की ज़िंदगी के बारे में। इनकी किताबें हैं, तबीनुल कलाम है, खुतबात आमदिया है, असार सनादीद है, तहरीक सरकशी बजनौर है, रिसाला असबाब बगावत हिंद है, कुरान की तफसीर है। यानी कि इनकी कुतुब को अगर देखें तो एक बड़ी खिदमात हैं सर सैयद की उर्दू के लिए, मुसलमानों के लिए और तालीम के लिए। तो सर सैयद ने जो नसर निगारी की है और ख़ास तौर पर मजमून निगारी में इनका नाम बड़ा मारूफ है कि मजमून निगार थे और उम्दा अंदाज में मजमून लिखने वाले थे। अब उर्दू के हवाले से भी जो एक झगड़ा शुरू हुआ था 1867 में, आपको पता उर्दू हिंदी तनाज़ा, ये तनाज़ा जो झगड़ा था ये बनारस से शुरू हुआ था, आपको पता है 1867 में। उसके बाद इन्होंने बहुत हद तक वर्क किया मुसलमानों के लिए और उर्दू के लिए, क्योंकि ये वो दौर था जिस दौर में मुसलमान अंग्रेज़ों के जुल्म सितम का शिकार थे और फिर इन्होंने हर लिहाज से मुसलमानों के लिए कोशिश की। अब यहाँ पे जो कुछ रसायल हैं, देखें हम सब ये कहते हैं कि ये रिसाला असबाब बगावत हिंद है, तहरीक सरकशी बजनौर है, असार सनादीद है, खुतबात आमदिया है, हम ये किताबें तो जानते हैं, मगर जैसे ही हमसे थोड़ा सा सवाल होता है कि इस किताब का मौजू क्या है या ये किताब किस बारे में है, तो हम खामोश हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता। अब आपको ये चाहिए कि आपने इन चीज़ों के बारे में जानना है, इन चीज़ों को पहचानना है। जब आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे, हम खुतबात अहमदिया है, ये लाइफ ऑफ द मोहम्मद के जवाब में लिखी गई किताब है, ठीक है। तो उसको जब पढ़ेंगे, जब पता करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इस किताब का मकसद क्या था। ऐसे ही असार सनादीद है, दिल्ली की पुरानी खस्ता इमारतों का हाल है, उसमें बयान किया गया। ऐसे ही रिसाला असबाब बगावत हिंद है, जिसमें जो गदर है, जो 1857 की जो जंग आज़ादी है उसके जो असबाब सर सैयद ने जिक्र किए वो बयान किए गए। फिर सर सैयद की इल्मी जो खिदमात है वो आपने देखनी है। इसमें आप गाजीपुर के स्कूल हैं, यानी कि गाजियाबाद में, और मुरादाबाद में जो स्कूल बनाए हैं वो वाले हैं। फिर आप देखते हैं एमएओ हाई स्कूल, एमएओ हाई स्कूल, एमएओ मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस से एक है। अब वहाँ पे जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में हमें बहुत लोगों को कम पता है कि वो कॉन्फ्रेंस की हुई थी। असल में वो लोगों को एजुकेशन के करीब करने के लिए एक दावत की तहरीक थी और वो लोगों के पास जाते थे और उनको बुलाते थे एजुकेशन की तरफ, क्योंकि उस वक्त मुसलमान एजुकेशन से दूर हो रहे थे और अंग्रेज़ी पढ़ना और अंग्रेज़ी और यूरोपीय उलूम, मगरबी उलूम को सीखना एक बड़ी वजह बनी थी उस वक्त। चूँकि उस वक्त के उलमा ने, चूँकि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से वो सल्तनत छीनी थी,
इसलिए एक जो सख्त रद्द अमल था वो मुसलमानों की तरफ से था। और फिर एक वजह यह भी थी कि बरे सगीर के अंदर उस वक्त ईसाईयत का प्रचार हो रहा था, तो इस लिहाज से मुसलमानों को उलमा ने जो है इल्म से दूर करने के लिए कहा, लोग हुए बड़ी मुश्किल से, लोग ऐसी है जैसे आजकल आपको कुछ सालों पहले पोलियो की एक सूरत थी कि लोग पोलियो के जो कतरे हैं वो पिलाने के लिए राजी नहीं थे, और फिर ऐसा 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 मोटिवेट हुए और आज तकरीबन 95% लोग एग्री, मगर अभी भी कुछ ऐसा तबका है जो एग्री नहीं है। सो इस लिहाज से जो मुसलमानों के लिए तालीम की खिदमात की गई हैं वो सर सैयद की खिदमात एक नुमाया है। और उसमें फिर आप देखते हैं आपके जो मुख्तलिफ तलीमी इदारे हैं, फिर साइंटिफिक सोसाइटी कायम की है। अब ये सवाल पेपर में आने वाले हैं, साइंटिफिक सोसाइटी क्या है, कब कायम हुई है। और फिर एमओ हाई स्कूल 1875 में, फिर 1870 में आपने एमओ कॉलेज का दर्जा इसको मिल गया, ठीक है। इसके बाद फिर आपकी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ज़रूरी था कि मुसलमानों के लिए कोई एक यूनिवर्सिटी हो जो डिग्रियां दे सके और उनको उनके आला तलीम के लिए इंतजाम कर सके, मगर ऐसा ना हो सका, सर सैयद की ज़िंदगी में ना हो सका। मगर 1920 में जो एमओ कॉलेज था उसको यूनिवर्सिटी का, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। तो तहरीक अलीगढ़ जो है ना सिर्फ ये एक तहरीक है, बल्कि ये असल में मुसलमानों की तालीम का बेड़ा उठाने वाले हैं। और तहरीक अलीगढ़ से मुराद सर सैयद अहमद खान हैं, जिन्होंने तहरीक को चलाया और इसके लिए मुसलमानों के लिए आगे बढ़े और काम किया, और फिर जाकर एजुकेशन पूरे इस एरिया में मुतारफ़ हुई। और इस लिहाज से सर सैयद की बहुत ज़्यादा मजमून है, ये सारा उनका नसरी खिदमात हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ किताबें लिखी हैं, जो उन्होंने मुख्तलिफ अदवार में रसायल लिखे हैं, जो आर्टिकल लिखे हैं, जो मजमून लिखते रहे हैं, तो ये सारी की सारी उनकी नसरी खिदमात हैं। और नसर के लिहाज से अगर सर सैयद की शख्सियत को देखा जाता है तो एक रब्त मिलता है, एक उम्दा उसलूब मिलता है तहरीर का, और एक जानदार किरदार जो है वो बयान किया गया है और मुख्तलिफ अल्फाज में, और उन्होंने मुसलमानों के ऊपर भी ज़रब लगाई है, मगर मुसलमानों के लिए एक नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वाली एक शख्सियत है सर सैयद अहमद ख़ान है। सो ये चार शख्सियात का जिक्र जो है वो ज़रूरी है। ये तकरीबन आपकी टोटल शख्सियात बनेगी नसर में हमारी, अगर ज़्यादा भी हम पढ़ते हैं तो 15-20 से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, और ऐसे ही 10 से 15 लोग नज़म में और 10 लोग गज़ल में है, बस इन्हीं के दरमियान आपका सारा उर्दू घूमता है। और बार बार कभी वो नसर में आ रहे, क्योंकि एक ही बंदा वो नावल में भी है, वो अफसाने में भी है। अब देखिए अभी अब हमने गुलाम अब्बास के बारे में पढ़ा, इसके नावल भी हैं, इसके अफसाने भी हैं। ऐसे ही हम कई और लोग पढ़ेंगे, हाजरा मसूर है, ऐसे जो खदीजा मसूर है, ऐसे बाकी यानी कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल किरदार अदा करते हैं। सो वहाँ पे इन लोगों का ज़ाती तारुफ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फिर हम जब करेंगे बात तो हम नावल पे बात करेंगे, हम ड्रामे पे बात करेंगे। तो ड्रामा क्या है, ड्रामे की चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू के सवालात हैं। और फिर मारूफ जो ड्रामे लिखे गए हैं उसके ऊपर बात करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आप उस पर इंशाअल्लाह ताला असाइनमेंट्स भी तैयार करेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। और इस वीक में हमारा जो टारगेट है वो अभी जो मैंने पढ़ाना है अफसानी नसर ड्रामा, एक लेक्चर कल मजीद होगा जो तारुफ पे होगा, और उसके साथ फिर हम नसर की अक़साम पढ़ेंगे। नसर की अक़साम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि नसर क्या है, मजमून क्या है, ड्रामा क्या है। अब ये चीज़ें आपको टेस्ट में कम आने वाली है, मगर इंटरव्यू में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। अभी कुछ महीने एक डेढ़ महीने बाद कॉलेजेस में CTIs की भर्ती होगी, तो वहाँ पे भी ये सवालात किए जाते हैं, तो वहाँ पे भी लोगों को नहीं आते। यानी कि हमें ये चाहिए कि हम ये जो असनाफ़ नज़म है, असनाफ़ नसर है, इसको हम अच्छी तरह याद करें, और आपका बहुत हद तक पेपर इसी से होता है। मुहावरात आपको करवाए जाएंगे, मुहावरात पे प्रॉपर लेक्चर्स होंगे, क्योंकि मुहावरात एक बड़े तादाद में है। तो आज के लिए 4 शख्सियात का तारुफ है, इनका तारुफ आपके सामने मौजूद मुख्तलिफ किताबों में भी है। मज़ीद अभी हम कुछ गैर मारूफ शख्सियात का तारुफ आपको भेजेंगे, हर एक को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जा सकता। आपका काम है कि आपने उनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। बाकी कुछ हम आपको आज नावल भेजेंगे, उनको आपने पढ़ना है, कम से कम आंगन नावल जो है उसको ज़रूर पढ़िएगा, ताकि थोड़ी सी आपकी तैयारी हो जाए। और इंशाल्लाह संडे वाला टेस्ट जो है वो जितना हम पढ़ाएंगे उतने से होगा। और जो जिन जिन शख्सियात के नावल कह रहे हैं या उनके मरकज़ी किरदार बयान कर रहे हैं, वो हम
उस टेस्ट में शामिल करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कामयाब फरमाए। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो है वो क्लास में नहीं आते, सो हमें एक फ़ैसला लेना पड़ेगा कि हम इंशाअल्लाह इन क्लासेस को रिकॉर्ड करेंगे। 1-1 घंटे की क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी ताकि हम उसमें ज़्यादा पढ़ा सकेंगे, आप उसको सुन लीजिएगा, फिर हम डिस्कस कर लेंगे और टेस्ट हो जाएगा, असाइनमेंट हो जाएंगी और एक दिन प्रेजेंटेशन हो जाएगी। इस तरह इंशाल्लाह आपकी बेहतरीन तैयारी होगी। फिर भी आप अपनी तैयारी के हवाले से कोई अगर बात समझते हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, गाइड करें। इंशाल्लाह हम उसको फॉलो करेंगे और बेहतर से बेहतर तरीके से हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सब कामिल नासर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये लेक्चर इंशाल्लाह सुबह फर्स्ट टाइम आपको मिल जाएगा।